हेलो दोस्तों, हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस 7 अगस्त 2022 का लेके आए हैं। आज का जो न्यूज़पेपर है और कुछ अलग और भी आइटम्स हैं वो आज के वीडियो में इंक्लूड किया गया है। जो पहला हमारा डिस्कशन का पार्ट है वो है फूड फॉर प्लास्टिक वेस्ट। ये एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है गुजरात में। इसको आप लोग कैसे यूज करेंगे वहाँ हम लोग देख लेंगे। फिर श्रीलंकन जो है वेस्ट एशिया में जा रहे हैं नौकरी के लिए, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम, ये नया स्टार्ट हुआ इनिशिएटिव, इसमें क्या चीज़ें हैं उसको देखेंगे। राजस्थान का नादी सिस्टम, उसका क्या इम्पैक्ट है। और यूएस और चाइना के बीच में जो ताइवान अभी फंसा हुआ है उसका क्या अभी करंट प्रोग्रेस है, क्या चीज़ें चल रही हैं। और जो कल हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था एसएचजी के ऊपर, उसका आज हम लोग मॉडल आंसर देखेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि आज हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। ये फूड फॉर प्लास्टिक वेस्ट, ये आज या कल ही बीबीसी हिंदी के द्वारा डाला गया है। आप चाहे तो वीडियो भी जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं। उसमें बताया ये गया है कि एक नया कैफे स्टार्ट किया गया है जिसको नाम दिया गया है प्राकृतिक प्लास्टिक कैफे। तो इसका जो स्टार्टिंग हुआ है वो हुआ है जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। और ये गुजरात का पहला ऐसा कैफे है जहां पे कि आपको अगर खाना खाना है, ढोकला खाना है, फेफड़ा खाना है, उस तरीके का जो भी बहुत सारी जो गुजराती डिशेस हैं, अगर आप उसका आनंद लेना चाहते हैं तो आपको पैसे लेके जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ आधा किलो या 1 किलो प्लास्टिक वेस्ट उठा के उनके पास जा सकते हैं। उसके बदले में आपको जो स्नैक्स है या जूस है वो आपको मिल जाएगा। उसके अलावा सिर्फ यही मैकेनिज्म नहीं है। अगर ये वेस्ट आपके पास नहीं है, आप पैसे दे के भी खाना खा सकते हैं। लेकिन ये जो इनोवेटिव तरीका है वो उनके दूसरे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं उसके डायरेक्शन में इस चीज को सर्व कर रहा है। ये स्टार्ट किया गया है वहां का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है जूनागढ़ का, उनके द्वारा। और जो मैनेज किया जा रहा है वो कर रही है सर्वोदया सखी मंडल। ये ऑल वुमेन स्टाफ के साथ में चलता है ये कैफे। और जो भी इनकम इस कैफे से जनरेट होता है इसको सारे मेंबर्स के बीच में बांट दिया जाता है। अगर हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देखें तो यह है कि अच्छा खाना लोगों को मिले, दूसरा की जो फूड हैबिट है लोगों की उसमें बदलाव आए, हेल्दी डाइट की ओर लोग बढ़ें। तीसरा ऑब्जेक्टिव इनका है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की दिशा में काम करना और जो प्लास्टिक वेस्ट है उसके बारे में अवेयरनेस जनरेट करना और उसकी मात्रा को कम करना। जो कलेक्ट करते हैं फिर आगे वो चला जाता है प्रोसेसिंग में। और चौथा ऑब्जेक्टिव है इसका कि जो वुमेन है उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया जाए, वो खुद अपना इनकम अर्न कर सकें। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव का हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग इसको एज ए एग्जाम्पल लिख सकते हैं। कोई सा भी क्वेश्चन आएगा जहां पे की बात होगी इनोवेटिवली किसी प्रॉब्लम को टैकल करने की दिशा में, तो वो इनोवेशन के डायरेक्शन में ये एक पॉइंट ये वाला है। दूसरा ये कि जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन प्लास्टिक पॉल्यूशन है, उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। तो वहां पे एक बॉक्स बना के उस आंसर में आप इस जानकारी को दे सकते हैं। गार्बेज कैफे या फिर प्लास्टिक जो कैफे चल रहा है, तो इसमें एज ए बॉक्स बना के आप डालिएगा तो काफी अच्छा इंपैक्ट इसका पड़ता है। फिर ये किया जाए कि एक तीर से कई चीजें कैसे सॉल्व हो सकती हैं। अगर ऐसा कुछ आता है कि वन एक्शन मल्टीपल कंसिक्वेंसेस, तो वहां पे भी आपको दिख सकता है कि एक कैफे खोला गया जिससे ये 4 ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा सकता है। तो ये जो है आपका इस तरीके का बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल है। इसको आप बहुत सारे तरीके बताए मैंने, उसके अलावा भी और भी कई सारे जगह हो सकते हैं। वो एज पर दी यूपीएससी या फिर जो भी आप स्टेट पीसीएस का मेंस प्रिपेयर कर रहे हैं उसके सिलेबस के हिसाब से उसको देखें और उसमें इस एग्जाम्पल को कोशिश करें, देखें कि कहां कहां इसको यूज किया जा सकता है। तो इस एग्जाम्पल के बारे में हमारे पास इतना है और आगे चलते हैं। हमारा जो आर्टिकल है ये द हिंदू से लिया गया है।
ये न्यूज़पेपर है कि जो श्रीलंका में क्राइसिस हुआ है उसकी वजह से वहाँ बहुत सारे जो लोग हैं बाहर माइग्रेट कर रहे हैं, उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारे इंडिया पे, कंट्री पे, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो जो लोग बाहर जा रहे हैं जॉब के लिए श्रीलंकन्स, उसका हम लोग आंकड़ा से अगर देखें तो 2020 में जहां 53,000 लोग बाहर गए थे जॉब के लिए, ये आंकड़ा 2021 में बढ़ के हो गया 1,22,000। और अभी 2022 में जनवरी से जुलाई तक का ही पीरियड कंसीडर किया गया है, उसमें 1.56 लाख लोग बाहर गए हैं। तो ये जो बाहर गए हैं इनमें उनका जो फेवरेट डेस्टिनेशन है वो इंक्लूड कर रहा है गल्फ कॉपरेशन कंट्रीज, जो आपका गल्फ वाला कंट्री है, कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतर, ये सारी कंट्रीज, वहां पे बहुत सारे श्रीलंकन्स जा रहे हैं। तो इससे इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि जो हमारे एनआरआईज हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, बहुत सारे इंडियंस वहां पे काम करते हैं और उसमें भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन केरला वाले लोगों का है। तो उनको एज ए कंपटीशन के तौर पे ये श्रीलंकन उभर के आ रहे हैं। और ये जो श्रीलंकन्स हैं ये चीपर अल्टरनेटिव के तौर पे आ रहे हैं। जितने खर्चे में एक इंडियन को एम्प्लॉय किया जा सकता है वहां पे, उतने में 2-3 श्रीलंकन वो एम्प्लॉय कर पा रहे हैं। तो ये एक कड़ा टक्कर उनके साइड से मिल रहा है जो कि हमारे एनआरआईज को इम्पैक्ट कर सकता है। एक और चीज है कि जो पहले श्रीलंकन माइग्रेशन ऐसा नहीं कि अभी स्टार्ट हुआ है, पहले भी होता था और गल्फ कंट्रीज में ही होता था ज्यादातर। तो ये जो माइग्रेशन होता था वो डोमेस्टिक वर्क रिलेटेड जॉब में जो वुमेन थी वो माइग्रेट करती थी। लेकिन ये जो क्राइसिस अभी श्रीलंका में आया है इसकी वजह से बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी अब इस माइग्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे कि जो एरिया मोस्टली डोमिनेट किया जा रहा है इंडियंस के द्वारा, अभी इस तरीके के जो भी प्रोफेशनल जॉब्स है उसमें इंडियंस, जो ब्लू कॉलर जॉब बोला जाता है, मैन्युफैक्चरिंग या फिर किसी जो तेल वाला जो कंपनीज हैं वहां पे तेल का एक्सप्लोरेशन, उसमें जो है इंडियंस का काफी इंपॉर्टेंट हाथ है। तो इससे श्रीलंका की इस क्राइसिस से उन इंडियंस पे प्रभाव पड़ सकता है। इस आर्टिकल में हमारे पास इतना है। अगला आर्टिकल देखते हैं, इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? जैसे अगर आप एक्वेरियम की बात करें तो वहां पे आपकी मछलियां होती हैं, तो हर्बेरियम में क्या होगा, यहाँ पे हर्ब्स होंगे। हर्ब्स का एक डाटाबेस बनाया गया है, वर्चुअल है तो इसका एक डाटाबेस बनाया गया है। तो ये जो कंट्री में है जितने भी फ्लोरा हैं, फ्लोरा और फाउना होता है, फ्लोरा मतलब जितने भी प्लांट्स हैं उनका एक डाटाबेस बनाया गया है, वर्चुअल डाटाबेस। तो देश का सबसे बड़ा डाटाबेस के तौर पे ये सामने आया है, जिसमें करीब 1 लाख प्लांट स्पेसिमेन का पूरा डिटेल इसमें उपलब्ध है। उसका फोटो, उसका इमेज, कैसे ऑरिजिन हुआ, वो सारी जानकारियां यहाँ पे उपलब्ध है। इसको डेवलप किया गया है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बीएसआई के द्वारा, और 1 जुलाई को इसको लॉन्च किया गया है। इसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मन की बात जो कार्यक्रम है उसमें बताया था, और अभी 1-1.5 महीना ही हुआ है, लगभग 40 दिन के आसपास लॉन्च हुए। इसी पीरियड में ये जो पोर्टल है 55 कंट्री से इसकी साइट को 2 लाख बार विजिट किया गया है, 2 लाख हिट इसके साइट पे हुआ है। ये दिखा रहा है कितना बड़ा ये इसका रिस्पांस ग्लोबल लेवल पे दिख रहा है। इसका फायदा क्या है? फायदा के तौर पे ये देखें कि जो स्पेसीज हैं प्लांट का, उसका स्टेट वाइज अवेलेबल है डाटा। तो इससे क्या होगा कि अगर उस एरिया में कुछ प्लांट कंजर्वेशन या कुछ भी एफॉरेस्टेशन का काम अगर करना है तो लोकल स्पेसीज को यहां से आइडेंटिफाई करके उस एरिया में प्लांट किया जा सकता है, जो कि ऑलरेडी उस क्लाइमेट में रहने के लिए ढला हुआ है। वहां की वाटर रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से वो प्लांट पहले से अडेप्ट कर चुका है, तो सर्वाइवल रेट जो होगा जो एफॉरेस्टेशन का वो ज्यादा होगा। दूसरा, इस पोर्टल का ये एग्जाम्पल के तौर पे देखा जा सकता है कि कैसे हम लोग डिजिटल टूल का यूज कर सकते हैं, अपने खुद के जो रूट्स हैं, जो पुराने जो रूट्स हैं उससे हम कनेक्ट रहने के लिए इसको कैसे डिजिटल टूल हम लोगों को मदद कर सकता है। तो इस वाले आर्टिकल में इतना है।
इसके बाद फिर अगला एक है राजस्थान का नादी। वहां पे सिचुएशन बना हुआ है कि फ्लैश फ्लड टाइप का सिचुएशन जोधपुर में इस मानसून सीजन में बना हुआ है। ये जो फ्लैश फ्लड के अगेंस्ट में वहां की जो लोकल वाटर बॉडीज हैं, उसको नाम देवली या फिर चांद, इसके नाम से वहां पे जाना जाता है। नादी भी उसको एक नाम है। तो वो एज ए सॉल्यूशन कैसे उभर के आ सकता है इस तरीके का फ्लैश फ्लड या फिर जो ड्राई समर होता है, दोनों ही कंडीशन में कैसे ये सॉल्यूशन के तौर पे काम कर सकता है, उसी का ये अच्छा सा एग्जाम्पल है। तो इस तरीके का क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुकी है कि कैसे हमारा जो ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग मैकेनिज्म है वो हमारे जो वाटर अवेलेबिलिटी है उसको इंश्योर करने में और जो डिजास्टर मैनेजमेंट में उसका कैसे रोल कैसा रोल इसको प्ले कर रहा है, कैसे इस चीज को इंश्योर कर रहा है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी के द्वारा पास्ट में पूछा गया है। तो इसको अगर हम एज ए एग्जाम्पल याद रखते हैं तो ये हम आंसर में कोट कर सकते हैं कहीं पे भी। तो जैसे राजस्थान का नादी है, तो ये होता क्या है, नादी या तालाब, ये उसके जो रूरल एरियाज हैं, जोधपुर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के आसपास के जो सूखे क्षेत्र हैं उनके आसपास के जो रूरल एरियाज हैं उसमें सैलो डिप्रेशन है, मतलब थोड़ा सा छिछला एरिया है, उसमें पानी जमा हो जाता है, स्वतः पूरे गांव से घूमते हुए पानी वहां पे आ जाता है। ये जो नादी या तालाब है ट्रेडिशनली इनके समाज से जुड़ा हुआ है और अभी जो है फ्लैश फ्लड के सिचुएशन में सॉल्यूशन के तौर पे काम कर सकता है, क्योंकि वो पूरा पानी यहां से बह के इस क्षेत्र में पहुंच जाएगा। लेकिन इसमें यह चीज है कि इम्बैंकमेंट के द्वारा ये घेरा हुआ रहता है, तटबंध। जैसे ही तटबंध के साथ छेड़छाड़ किया जाएगा तो पानी पूरे में फैल जाएगा और ये फ्लैश फ्लड का सिचुएशन क्रिएट करेगा। तो इनका इम्बैंकमेंट को मैनेज करना वो बहुत ही जरूरी है। इसी में जो एक मॉडल बताया गया है वो है रामरावास कलान मॉडल। रामरावास कलान जोधपुर से 49 किलोमीटर दूर एक गांव। इस एरिया में जो वाटर बॉडी है, जो छोटा वाटर बॉडी है, उसका नाम दिया गया है देवली। वो एक बड़े वाटर बॉडी से जुड़ा रहता है जिसका नाम चांद लोकल लैंग्वेज में इसको बोला जा रहा है। ये जो चांद होते हैं वो करीब 10 किलोमीटर लगभग दूर देवली से होते हैं। तो एक चांद से कई सारे देवली जुड़े हो सकते हैं। और ये जो चांद्स हैं, चांद जो एरिया है, ये प्लेस्ड होते हैं ओरैंस में। ओरैंस वहां पे बोलते हैं जो लोकल सेक्रेड ग्रुप्स हैं। सेक्रेड ग्रुप्स ये होता है कि कुछ लोकल जंगल जैसा सिचुएशन बना होता है, बहुत सारे पेड़ पौधे उसमें लगे होते हैं और उसको इस वजह से प्रोटेक्ट किया जाता है क्योंकि लोगों की मान्यता है कि इसमें हमारे देवता बसते हैं। तो ये जो ओरैंस हैं इनमें बहुत सारे ऐसे प्लांट वेराइटीज हैं जो कि जो वाटर रन ऑफ है, पानी बह के निकल जाता है, वो बाढ़ का सिचुएशन क्रिएट करता है, उस परिस्थिति को स्लो डाउन कर देता है। जिससे होता क्या है कि आपका ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज होने में मदद मिलता है और दूसरा क्या है कि जो गर्मी का मौसम आएगा उसमें इंश्योर करता है कि जो वाटर बॉडीज हैं आसपास के उसमें पानी बना रहे। लेकिन वही बात फिर से आ जाती है कि ये वाटर बॉडी तभी अच्छे से काम करेंगे जबकि जो इम्बैंकमेंट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से सुरक्षित रहें, उनमें कोई ब्रीच ना हो। इस गांव में जो इम्बैंकमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लोकल बिश्नोई कम्युनिटी है, इसका आपने नाम सुना होगा, बिश्नोई कम्युनिटी, जो सलमान खान का केस चला था, ब्लैक बक जो हिरन थी उसको मारने के केस के लिए। तो ये कम्युनिटी उसके प्रोटेक्शन में काफी सामने आई थी, उस ब्लैक बक के प्रोटेक्शन के लिए, और सलमान खान के अगेंस्ट में वो केस भी इन्हीं लोगों के द्वारा फाइल किया गया था। बाकी और भी काफी चीजें हुई थी, खैर वो हमारा आज का एजेंडा नहीं है। तो ये जो इम्बैंकमेंट है वो लोकल बिश्नोई कम्युनिटी के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो इस तरीके का जब स्ट्रक्चर आपके पास फंक्शनल होता है, ओरैंस जो सेक्रेट ग्रुप्स है इस तरीके का, तो ये वहां पे लोकल लेवल पे माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट करता है। माइक्रो क्लाइमेट ये होता है कि किसी स्पेसिफिक एरिया का, किसी छोटे एरिया का अपना ही एक अलग तरीके का क्लाइमेट दिखता है, जो कि आसपास, उनके आसपास जो सराउंडिंग है
उसके क्लाइमेट से अलग होता है। और ये इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ का जो लैंडस्केप है, जो जमीन है, वो डिफरेंटली यूज किया गया है। तो इसको हम लोग माइक्रो क्लाइमेट बोलते हैं। तो ये ओरेंस जो है माइक्रो क्लाइमेट उस एरिया में क्रिएट करने में मदद करते हैं और जो क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट में उस क्षेत्र में रेजिलियंस डेवलप करने में मदद करते हैं। तो इस आर्टिकल में हमारे पास इतना है। अगला जो आर्टिकल है ये आपका द हिंदू से ही लिया गया है। ताइवान जो है फंसा हुआ है यूएस और चाइना के बीच में। तो अभी जो फंसने का कारण है ये हम लोगों ने कल भी देखा था कि जो यूएस की हाउस स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी, उन्होंने विजिट किया ताइवान, जिसके अगेंस्ट में चाइना ने वार्निंग जारी की और कहा कि ये विजिट जो है वन चाइना पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो ये वन चाइना पॉलिसी जो है हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर में क्या है कि ये चीज बोला गया है कि पूरा जो इसका टेरिटरी है इसको एक माना जाएगा, उसके अंदर डिफरेंट गवर्नमेंट मैकेनिज्म्स हो सकते हैं, लेकिन बाहर से अगर कोई कांटेक्ट करना है तो जो मेनलैंड चाइना है वही अथॉरिटी होगा। ये वन चाइना पॉलिसी चाइना हमेशा प्रमोट करता है। दूसरा ये है कि यूएस जो है इसके अंतर्गत में कोई भी फॉर्मल रिलेशन ताइवान के साथ में डायरेक्टली नहीं रख सकता है, लेकिन इस पॉलिसी की जो कॉम्युनिक है उसी में बोला गया है कि जो लोग यूएस के हैं वे अपना कल्चरल, कॉमर्शियल या फिर और भी कोई अनऑफिशियल रिलेशन जो है वो ताइवान के लोगों के साथ रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जो करंट विजिट किया गया है पेलोसी जी के द्वारा, उनका कहना यही है कि मेरा जो है ऑफिशियल विजिट नहीं था, क्योंकि मैं एग्जीक्यूटिव, वहां की जो गवर्नमेंट है, वहां का जो कैबिनेट है उसकी पार्ट नहीं हूं। साथ में वो बोली हैं कि ये जो विजिट है इसका मेन फोकस हमारा ह्यूमन राइट्स, ट्रेड और सिक्योरिटी है। एडिशनली वो एक बात और बोलती हैं कि ताइवान के लोगों के पास दो चॉइस है, या तो डेमोक्रेसी या ऑटोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी से वो यूएस को डिनोट करना चाह रही हैं और ऑटोक्रेसी से वो चाइना को डिनोट करना चाह रही हैं। चाइना इसका खुल के विरोध करता है, इस बात को बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा 100% एक पॉलिटिकल विजिट है और जो पॉलिसी है वन चाइना पॉलिसी उसके वायलेशन में है। और साथ में चाइना ये कहता है कि एक कंट्री यूएस डिफरेंट मल्टीपल फॉरेन पॉलिसीज फॉलो नहीं कर सकती हैं, और वो जो पेलोसी जी के द्वारा आर्गुमेंट दिया गया है उसको सिरे से नकारता है। जो चाइना ने इस सिचुएशन, इस विजिट के बाद फिर रिस्पॉन्ड किया है वो ये है कि ताइवान को 6 एरिया में उसको 6 एरिया से उसको सराउंड कर लिया गया है और एक मिलिट्री ड्रिल के नाम पे कुछ ऑपरेशन वहां पे किया गया। कुछ जो मिसाइल्स हैं, ट्रेडिशनल मिसाइल्स हैं, वो भी फायर किया गया है ताइवान के वाटर स्पेस में। कोशिश ये की गई है कि ताइवान को दिखाने के लिए कि आपका जो वाटर का एक्सेस है और जो एयर स्पेस है उसको पूरे तरीके से ब्लॉक कर दिया जा सकता है। यही ताइवान को समझाने की कोशिश चाइना के साइड से दिख रही है। और ये दो कंट्री ट्रेड वाइज काफी इंटरडिपेंडेंट हैं। तो चाइना ने अपना जो रिजर्वेशन है इस विजिट के अगेंस्ट वो दिखाने के लिए कुछ कुछ जो लो इंपैक्ट आइटम्स हैं, जिनका कि बहुत ज्यादा उनके ट्रेड में प्रभाव नहीं है, उसको सस्पेंड करके अपना रिजर्वेशन दिखाया है। यूएस के साथ रिश्ते पे क्या प्रभाव पड़ा है तो वो यहां पे हम लोग देखते हैं कि यूएस के साथ चाइना ने अनाउंस कर दिया है कि लगभग 8 की डायलॉग मैकेनिज्म है जो यूएस के साथ चल रहे थे, उनको कैंसिल या सस्पेंड करने की बात की गई है। इस 8 जो मैकेनिज्म है इसमें 3 बाइलैटरल लेवल पे मिलिट्री डायलॉग्स चल रहे थे, उनको सस्पेंड करने की बात की गई है। क्लाइमेट चेंज पे कुछ बातें हो रही थी, उसको सस्पेंड करने को कहा गया है। जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं, गैर कानूनी तरीके से आपके कंट्री में आ गए, उसको वापस रिपैट्रिएट किया जाए, जिस कंट्री जो ऑरिजिन कंट्री है वहां पे वापस भेजा जाए, इसके रिगार्डिंग भी एग्रीमेंट था। तो इस पे भी चाइना ने बात करने से यहां पे मना कर दिया है। फिर जो क्रिमिनल मैटर्स होते हैं उसमें लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए एग्रीमेंट होता है, वो भी चाइना मना कर रहा है। ट्रांसनेशनल क्राइम्स, एक नेशन से ज्यादा नेशन में अगर कोई क्राइम फैला हुआ है तो उसको ट्रांसनेशनल क्राइम्स बोलते हैं।
तो ये ट्रांसनेशनल क्राइम्स में भी सहयोग करने से चाइना यहाँ पे मना कर रहा है, और जो नार्कोटिक्स है उसको काउंटर करने के लिए जो मेजर्स हैं उसमें भी चाइना सहयोग करने से मना कर रहा है। तो ये सारा जो फॉल आउट हो रहा है इस विजिट का, वो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब हम लोग आते हैं जो मॉडल आंसर है जो कल क्वेश्चन दिया गया था। ये क्वेश्चन ये है कि कैन दी विशियस साइकिल ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन बी ब्रोकन थ्रू माइक्रो फाइनेंसिंग ऑफ वुमेन एसएचजीज, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। ये आपका यूपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है GS2 के अंतर्गत में। हम लोग देखते हैं इसका मॉडल आंसर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए इस आंसर में। तो मॉडल आंसर में आप जो एक ट्रेडिशनल तरीका है वैसे जा सकते हैं कि एसएचजी को आप डिफाइन कर दें। डिफाइन कैसे करेंगे कि एसएचजी इनफॉर्मल एसोसिएशन होता है लोगों का, जिसमें कि लोग एक साथ चूज करते हैं, खुद ही चूज करते हैं कि हमको साथ में आना है, ताकि हमारा जो लिविंग कंडीशन है वो बेहतर किया जा सके। और जो एसएचजी हैं ये फॉर्मल क्रेडिट के लिए कॉन्ड्यूट की तरह काम करते हैं, एक कीप की तरह काम करते हैं, उससे उसको फॉर्मल क्रेडिट के साथ में जोड़ा जा सकता है। इंट्रोडक्शन में आइदर आप डिफाइन कर लें या फिर जो दूसरा डाटा दिया गया है वो यूज कर लें। ये डाटा जो है ये है कि अभी तक जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है, NRLM उसके साथ में है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसके अंतर्गत में देश में 75 लाख से ज्यादा एसएचजीज का फॉर्मेशन किया गया है। आइदर और किसी को भी आप इंट्रो में ले सकते हैं। अगर 15 मार्कर है तो दोनों ही चीजों को आप इंट्रो में लिखें। चूंकि ये 10 मार्कर था तो आप एक किसी को उठा लें। दूसरा फिर आ जाता है ये इसके आगे जो बोला गया है कि कैसे विशियस साइकिल जो चलता है उसके बारे में बात की गई है। तो अगर ये 10 मार्कर है तो आपको इसमें बहुत ज्यादा इस फोटो इमेज को बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस इमेज को मैंने इस वजह से डाला है कि इसको आप और भी कई जगहों पे यूज कर सकते हैं। बहुत सारे आंसर्स हैं जहां पे कि इस इमेज को यूज किया जा सकता है। तो इसमें क्या है कि जेंडर इनइक्वालिटी अगर है तो इससे होगा क्या कि घर के अंदर में अनइक्वल एक्सेस होगा हेल्थ फैसिलिटीज में, एजुकेशन में, न्यूट्रिशन एक्सेस में, जॉब्स में। इससे क्या होगा, जो अनइक्वल एक्सेस हो रहा है इससे पॉवर्टी होगी। पॉवर्टी अगर हो रहा है तो उससे फिर जो एक्सेस टू फूड है, जो एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड है, उस पर प्रभाव पड़ेगा। अब अगर खाना अच्छा नहीं मिल रहा है तो ये सिचुएशन बनेगा माल न्यूट्रिशन के लिए। अब माल न्यूट्रिशन का सिचुएशन है तो उसमें क्या होगा, जो परिवार है उसके अंदर में जो खाना या कोई भी अपॉर्चुनिटी है उसमें प्राथमिकता दी जाएगी कि जो परिवार का मेल बच्चा है उसको प्राथमिकता दी जाएगी, जो मेल चाइल्ड प्रेफरेंस बोला जाता है। तो इससे फिर से जेंडर इनइक्वालिटी बढ़ेगा। तो ये जो विशियस साइकिल है इस पूरा का पूरा साइकिल दिख रहा है। इस साइकिल को आप आइदर इस आंसर में ड्रॉ करें या ना करें, उसमें कोई ये बात नहीं है। थोड़ी जानकारी के हिसाब से इसको ऐड कर दिया गया था। बहुत सारे आंसर्स में इसको यूज कर सकते हैं। खैर, जो मेन क्वेश्चन पूछा गया है कि कैसे एसएचजी इस विशियस साइकिल को तोड़ने में मदद कर सकता है, इसको एग्जाम्पल के साथ बताने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में। तो जो पहला पॉइंट होगा हमारा इनकम ऑगमेंटेशन, इनकम आपका बढ़ा देता है। उसके लिए एग्जाम्पल के तौर पे एक एसएचजी है बाबा जलेश्वर एसएचजी। ये महिलाओं को इनकरेज कर रहा है कि गुड क्वालिटी फिशेस वो प्रोड्यूस करें और इस प्रोडक्शन के साथ जो इनकम होता है वो सारे मेंबर्स के बीच में इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। ये जो है इनिशिएटिव जो मेंबर्स हैं उनके इनकम को ऑगमेंट करने में, बढ़ाने में काफी ज्यादा सहयोगी रहा है। दूसरा यह है कि जो फॉर्मल क्रेडिट है जो बैंक्स के थ्रू मिलता है उसके एक्सेस में इन एसएचजी का बहुत ही बड़ा रोल हो सकता है। और जो फॉर्मल क्रेडिट अगर मिल जाता है तो उसका इंटरेस्ट रेट कम होगा, सब कुछ कम होगा, साथ में गवर्नमेंट इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, बहुत सारे स्कीम्स लेके आती हैं। तो इसके थ्रू सरकार अगर कोई पैसा देना चाह रही है नीचे जमीन तक, तो एसएचजी एक बढ़िया मैकेनिज्म के तौर पे उभर के आ रहा है, जो कि उस विशियस साइकिल को तोड़ने में काफी ज्यादा सहयोगी रहेगा। तो इसका अगर डाटा अगर डालना हो तो ये हम लोग ये डालेंगे कि जो 4.35 लाख करोड़ ये बैंक लोन एक्सटेंड किया गया है एसएचजी को, और ये अप्रैल 2013 से, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, अप्रैल 2013 से नवंबर 2021, इसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे।
तो अप्रैल 2013 से नवंबर 2021 तक का जो पीरियड है, इसमें 4.35 लाख करोड़ जो बैंक लोन है ये अभी तक दिया जा चुका है। तीसरा क्या है कि अगर इनकम बढ़ता है फैमिली में, तो उससे होता क्या है कि जो परिवार में हेल्थ और एजुकेशन पे खर्च में बढ़ावा मिलता है। स्पेशली ये तब देखा गया है जब उस परिवार में महिलाओं के इनकम में इजाफा होता है तब। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है केरला का कुदुम्बश्री मॉडल। तो कुदुम्बश्री वहां का एसएचजी को फॉर्म करने का एक मॉडल है, केरला में चल रहा है वो। चौथा क्या है कि फैमिली जो डिसीजंस हैं उनमें जैसे ही औरतें कमाने लग जाती हैं तो उनकी प्राथमिकता धीरे धीरे अपने आप ही बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्या है कि आपका जो विशियस साइकिल है उसको ब्रेक करने में ना सिर्फ ये इकोनॉमिकली इंपावर कर रहा है बल्कि पॉलिटिकल इंपावरमेंट भी हो रहा है। इसका एक उदाहरण अगर हम लोग देखें तो केरला का लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ था, उसमें जो कुदुम्बश्री मेंबर थे 16,965 कुदुम्बश्री मेंबर कंटेस्ट किए थे, जिसमें कि 7,071 मेंबर इन्होंने इलेक्शन जीता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, कुछ वैसे नए एरियाज हैं जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ में और भी दूसरा ऑब्जेक्टिव सर्व कर सकता है। तो ये भी हमारा इन्वायरमेंट कंजर्वेशन प्लस इनकम ऑगमेंटेशन दोनों चीजें होंगी। तो ये एग्जाम्पल होगा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। जैसे बिहार में जीविका स्कीम के अंतर्गत में बहुत सारे एसएचजी को फॉर्म किया गया है। ये एसएचजी जो हैं इनको बहुत सारी म्युनिसिपैलिटीज ने हायर किया है वहां पे म्युनिसिपल वेस्ट कलेक्ट करने के लिए और उससे जो है बायो फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करने के लिए। जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट वहां पे म्युनिसिपल वेस्ट में होगा उसका जो हिस्सा होगा उसको कन्वर्ट करने में कि उसको बायो फर्टिलाइजर में बदला जाए। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है। तो ये दिखता है कि बहुत सारा रोल ये प्ले कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरा फिर आगे देखते हैं, ये सारा पॉइंट आप लोग डाल देंगे। उसके बाद फिर जो वे फॉरवर्ड है उसमें किया जा सकता है कि उड़ीसा गवर्नमेंट जो है उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था सी मीन्स बिजनेस। ये फेसबुक के साथ में टाई अप था और जो एसएचजी हैं, जो वुमेन और एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको प्रमोट करने के लिए ये टाई अप किया गया था उड़ीसा गवर्नमेंट और फेसबुक के बीच में। नेक्स्ट जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ई शक्ति। ई शक्ति क्या है कि जो अकाउंटिंग होता है एसएचजी का उसमें उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेन किया जा सके और वो कंप्यूटराइज हो, वो डिजिटल हो, कंप्यूटराइज फॉर्मेट में हो, ताकि ये पूरा अकाउंटिंग अगर सही रहेगा तो उनको मार्केट में एक्सेस मिलने में, फाइनेंशियल क्रेडिट मिलने में काफी सहायता मिलेगी। उसके अलावा और क्या किया जा सकता है कि जो प्रोडक्ट्स उनके द्वारा बनाया जा रहा है उसको ग्रेटर मार्केट एक्सेस प्रोवाइड किया जाए। ये किया जा सकता है जो नीचे दो मैकेनिज्म लिखा हुआ है उसके तहत में कि आप जो गवर्नमेंट प्रोक्योर करती हैं सामान उसमें प्राथमिकता दी जाए। और अगला जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल प्रमोट किया था तो उसके तहत में भी इन प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है कि जो टेक्नोलॉजिकल लेवल पे जो मेंबर्स हैं उनको ट्रेन किया जाए और जो मैन्युफैक्चरिंग जो भी प्रोडक्ट या चीजें बना रहे हैं वो उनके मेथड को अपग्रेड किया जाए ताकि और भी लार्ज स्केल पे ये चीज एसएचजीज को प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कंक्लूजन में हम लोग क्या करेंगे। कंक्लूजन में या तो आपको ये जो 3 पॉइंट दिया गया है या ये कर लें यूज कि जैसे एसएचजी जो है बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकते हैं आपके फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ में, ग्रेटर जेंडर पार्टिसिपेशन में और जो एसडीजी गोल्स हैं, जीरो हंगर, जीरो पॉवर्टी, इस चीजों में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल एसएचजी प्ले कर सकता है। या फिर अगला जो दूसरा मॉडल हो सकता है इसका कंक्लूजन का कि जो अभी कोरोना का सिचुएशन बना था, कोविड वाले सिचुएशन में, वहां पे एसएचजी वर्कर्स की मदद से काफी ज्यादा सहायता मिली थी क्योंकि वो लार्ज स्केल में जो मास्क की आवश्यकता थी वो लोकल लेवल पे उसको बना के, कपड़े का जो मास्क है उसको सिल के बना के मार्केट में ला रहे थे, उसको बेच रहे थे। तो ये लोकल लेवल पे मास्क अवेलेबिलिटी इंश्योर करने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। तो इसको आप एग्जांपल दिखा सकते हैं कि किसी भी क्राइसिस के सिचुएशन में
जो ये ग्रुप्स हैं वो कैसे सामने आ सकते हैं और हमें इस तरीके के किसी भी क्राइसिस के रेजिलियंस डेवलप करने में मदद कर सकते हैं। तो आज का आर्टिकल में हम लोग के पास इतना ही है। फॉर वॉचिंग आवर वीडियो दैट्स ऑल वी हैव।